स्थान मुंबई सीएसटी लोकल स्टेशन। सुबह के 8 बज चुके थे। मुंबई की लोकल ट्रेनें रोज की तरह खचाखच भरी थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर धीमे धीमे लोकल ट्रेन सीएसटी स्टेशन पर रुकी। जैसे ही दरवाजे खुले, भीड़ की लहर बाहर निकल पड़ी। इसी भीड़ में एक लड़की की चीख सुनाई दी, अरे कोई देखो, कोई आदमी गिरा पड़ा है। भीड़ रुकी। एक आदमी प्लेटफॉर्म के पास औंधे मुंह पड़ा था। खून बह रहा था उसके सिर से। लोगों ने सोचा शायद ट्रेन से गिरा है। उसी दिन शाम को चर्च गेट स्टेशन पर भीड़ में फिर शोर मचा। यहां भी कोई मर गया है। एक और लाश। वही उम्र, वही चेहरे के नाखुश, वही कपड़े, नीला फॉर्मल शर्ट और काली पैंट। मुंबई पुलिस परेशान हो उठी। 2 लाशें, एक जैसा चेहरा, एक ही दिन में, और दोनों लोकल ट्रेन से जुड़ी। अब एंट्री होती है कांस्टेबल नंदिता राव की। नंदिता एक युवा कांस्टेबल है। बहुत पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन दिमाग तेज और चालाक। वो वडाला पुलिस स्टेशन में पोस्टेड है, पर लोकल ट्रेन वाले केसों में उसकी समझ सबसे अलग मानी जाती है। सीनियर इंस्पेक्टर बोले, नंदिता, दोनों लाशों की रिपोर्ट तेरे पास भेजी है। कुछ गड़बड़ लग रही है, देख जरा। नंदिता ने रिपोर्ट देखी। पहली लाश नाम राघव मेहरा, उम्र 32 साल, काम कॉरपोरेट कंपनी में मैनेजर, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, ऑफिस आईडी सब कुछ था। दूसरी लाश नाम गणेश शेट्टी, उम्र 33 साल, पता धारावी की झोपड़पट्टी। रिपोर्ट में लिखा था, एक छोटी मोटी चोरी के केस में पहले पकड़ा जा चुका है, मगर चेहरा एक जैसा, बिल्कुल कॉपी। ये क्या माजरा है? नंदिता बड़बड़ाई। एक ही चेहरा, 2 पहचान, कहीं कोई जुड़वा भाई तो नहीं? वो सीधे फॉरेंसिक लैब गई। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट, दोनों का डीएनए एक जैसा है, लेकिन एक की स्किन में प्लास्टिक सर्जरी के निशान हैं। प्लास्टिक सर्जरी? अब नंदिता को कुछ समझ आने लगा। कोई चेहरा बदलवाकर किसी की जगह ले रहा था। मगर क्यों? फिर एक और झटका। राघव मेहरा की बीवी का फोन आया पुलिस स्टेशन में। सर, मेरे पति जिंदा है, वो अभी मेरे सामने बैठे हैं। पूरा थाना हक्का बक्का। तो फिर सीएसटी स्टेशन वाली लाश किसकी थी? अब नंदिता का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। क्या कोई बीमा घोटाला तो नहीं? उसने सोचा। अचानक नंदिता को एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा, जिसमें राघव और गणेश दोनों एक साथ ट्रेन में चढ़ते हुए दिख रहे थे। एक ही डिब्बा, एक ही वक्त। पर फुटेज के एक हिस्से में दिखता है कि दोनों में से कोई एक किसी के पीछे जाता है, और फिर बस अंधेरा। अब सवाल था, राघव जिंदा है या मर चुका है? अगर वो जिंदा है तो कौन मरा? और दोनों एक जैसे दिखने वाले लोग एक ही दिन, एक ही ट्रेन में क्या कर रहे थे? नंदिता को अब यकीन हो चला था, ये मामूली हादसा नहीं है, इसमें बड़ी चाल छुपी है। कहानी की असली शुरुआत यहीं से होती है। सीएसटी स्टेशन और चर्चगेट स्टेशन पर मिली 2 लाशों की गुत्थी अब और उलझती जा रही थी। कांस्टेबल नंदिता राव को इस केस में कुछ अजीब महसूस हो रहा था। एक ही चेहरा, 2 अलग नाम, एक कॉरपोरेट मैनेजर और दूसरा झोपड़पट्टी का चोर। दोनों की मौत एक ही दिन, एक ही शहर और लोकल ट्रेन के आसपास। और अब एक नई कड़ी जुड़ गई थी। राघव मेहरा की बीवी का दावा कि उसका पति जिंदा है। नंदिता ने तुरंत राघव के घर का पता निकाला और वहां पहुंच गई। सामने आया एक शांत सा अपार्टमेंट, कांजूर मार्ग के एक पॉश सोसाइटी में। गेट से अंदर जाते ही एक औरत भागते हुए आई। पतली, घबराई हुई, आंखों में नींद की कमी
और डर साफ झलक रहा था। आप पुलिस से हैं? मैंने ही कॉल किया था। हाँ। आप राघव मेहरा की पत्नी हैं? जी। क्या आपके पति अभी घर पर हैं? अभी थोड़ी देर पहले तक थे, लेकिन फिर एक फोन आया और वो बिना कुछ बताए बाहर चले गए। बहुत डरे हुए लग रहे थे। नंदिता का शक और गहरा हो गया। उसने राघव का कमरा चेक किया। सब कुछ करीने से रखा हुआ था, लेकिन टेबल पर एक फाइल खुली पड़ी थी। फाइल में एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी। पॉलिसी की रकम थी 2 करोड़ रुपए और नाम राघव मेहरा। नाम देखकर तो ठीक लगा, लेकिन डेट देखकर नंदिता चौंक गई। पॉलिसी सिर्फ 3 महीने पहले खरीदी गई थी और नॉमिनी था गणेश शेट्टी। एक पल के लिए नंदिता को सब कुछ रुकता हुआ महसूस हुआ। राघव मेहरा की पॉलिसी में नॉमिनी गणेश, लेकिन गणेश तो वही है जिसकी लाश चर्च गेट पर मिली थी। या फिर राघव और गणेश एक दूसरे को जानते थे। अब शक यकीन में बदल रहा था। नंदिता ने फौरन पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल किया और राघव के मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस करने को कहा। लोकेशन आई भाईखला की ओर। वहां एक पुराना गोदाम था, जिसे काफी सालों से बंद समझा जाता था। नंदिता अकेले नहीं गई, 2 सिपाही उसके साथ थे। रात के करीब 10:30 बजे वो उस गोदाम के बाहर खड़ी थी। गोदाम बाहर से बंद नहीं था। दरवाजा बस हल्का सा धक्का देने से खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। एक टॉर्च की रोशनी में जब वो अंदर बढ़ी, तो दीवार पर कुछ चिट्ठियां और फोटोज टंगे थे। 2 चेहरों की तस्वीरें, एक राघव, एक गणेश, और बीच में एक फोटो था जिसमें दोनों साथ खड़े थे, हंसते हुए। फोटो के पीछे लिखा था, हमेशा एक जैसे रहेंगे। तभी अंदर एक हल्की सी आवाज आई, किसी के चलने की। कौन है? नंदिता ने तेज आवाज में पूछा। अचानक पीछे से किसी ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन नंदिता पहले से तैयार थी। उसने जोर से एल्बो मारी और उस आदमी को पकड़ लिया। वो आदमी और कोई नहीं, खुद राघव मेहरा था। पसीने से तरबतर, डर के मारे कांप रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस बचना चाहता था। वो बड़बड़ाने लगा। किससे बचना चाहता था? और ये सब क्या है? राघव की सांसें तेज हो गई। उसने धीरे धीरे सच बोलना शुरू किया। मैं और गणेश स्कूल के दोस्त थे। हम दोनों का चेहरा बचपन से ही बहुत मिलता था। बाद में जब बड़ा हुआ तो मैं कॉर्पोरेट में आ गया और वो गलियों में घूमता रहा। लेकिन एक दिन वो मेरे पास आया और कहा, चल कुछ बड़ा करते हैं। मैंने मना किया, लेकिन फिर उसने आइडिया दिया, बीमा घोटाले का। प्लास्टिक सर्जरी से चेहरा थोड़ा बहुत बदलवाया और फिर प्लान बनाया। मेरी मौत का नाटक करेंगे, मैं गायब हो जाऊंगा और वो पैसा ले लेगा। बाद में आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन हुआ क्या? नंदिता ने पूछा। गणेश ने प्लान बदला। उसने सोचा कि अगर मैं मर जाऊं तो सारा पैसा उसी का होगा। उसने मुझे मरवाने की साजिश रची, लेकिन मैं बच गया और फिर मैंने उसे चर्चगेट स्टेशन पर धक्का दे दिया। नंदिता चुप रही। उसकी आंखें राघव की हर हरकत पर थी। मतलब तूने गणेश को मारा? राघव ने सिर झुका लिया। हां। अचानक गोदाम के पीछे से किसी की हंसी आई। वाह रे दोस्ती! तीसरा आदमी बाहर आया, गणेश। नंदिता की आंखें फटी की फटी रह गई। ये जिंदा है? उसने पूछा। गणेश बोला, जो चर्चगेट पर मरा था, वो मेरा एक और साथी था। उसका चेहरा सर्जरी से मेरे जैसा बनवाया गया था। असली गेम तो अब शुरू हुआ है। अब कांस्टेबल नंदिता के सामने 3 सवाल थे।
अगर राघव ने गणेश को मारा तो ये सामने कौन है? अगर गणेश जिंदा है तो लाश किसकी थी? और तीसरा, कौन बोल रहा है सच? ये केस अब और पेचीदा हो चुका था। रात का अंधेरा और भाईखला के उस सुनसान गोदाम में खड़ी कांस्टेबल नंदिता राव की सांसें तेज चल रही थी। सामने दो आदमी, एक जो खुद को राघव बता रहा था और दूसरा जो खुद को गणेश। दोनों के चेहरे एक जैसे, दोनों की कहानियां अलग, लेकिन झूठ और सच के बीच की दीवार अब टूटती दिख रही थी। नंदिता ने दोनों को एक साथ खड़ा देखा और बोली, अब कोई भाग नहीं पाएगा। सब कुछ सच सच बताओ, वरना दोनों को लॉकअप में फेंक दूंगी। फिर जो भी सच होगा वही सामने आएगा। राघव ने घबराकर कहा, मैडम, ये सब प्लान उसी ने बनाया था। ये चाहता था कि मैं मर जाऊं और बीमा का पैसा अकेले खा जाए। गणेश मुस्कराया और बोला, और तू तो बहुत शरीफ है ना? एक बार में प्लान भी मान लिया और बाद में मुझे ही धोखा दे दिया। कौन मरा था चर्चगेट स्टेशन पर? नंदिता ने कड़क आवाज में पूछा। गणेश बोला, नाम था बबलू, मेरा बचपन का दोस्त। नशे में डूबा रहता था, उसके ऊपर कुछ उधार था। मैंने उसे समझाया कि तेरी जगह मैं तुझे करोड़पति बना सकता हूं। उसका चेहरा पहले से ही मुझसे मिलता था। थोड़ी बहुत सर्जरी करवाई, एक जैसे कपड़े पहनाए और फिर प्लान के मुताबिक उसे गिरा दिया ट्रेन के आगे। राघव बीच में चिल्लाया, तू झूठ बोल रहा है। तुझे लगा मैं डर के भाग जाऊंगा? मैं पुलिस में सब सच बता दूंगा। गणेश की आंखें लाल हो गई। उसने जेब से चाकू निकाला और राघव की ओर लपका। नंदिता बिजली की तरह आगे बढ़ी और दोनों के बीच में आकर गणेश को धक्का दे दिया। चाकू जमीन पर गिरा और दोनों आदमी आपस में भिड़ गए। एक दूसरे को पीटते हुए वे पुराने डिब्बों के बीच गिरते पड़ते दूर चले गए। नंदिता ने वायरलेस पर मदद मांगी। भाईखला गोदाम में दो संदिग्ध हथियार से लैस लड़ाई कर रहे हैं, तुरंत फोर्स भेजो। जब तक बैकअप आता, नंदिता को खुद ही सब संभालना था। उसने पहले राघव को पकड़कर हथकड़ी लगाई, फिर भागते हुए गणेश को दौड़ाया। वो गोदाम के पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। अंधेरे में दौड़ते हुए गणेश एक झोपड़पट्टी के रास्ते भागा, लेकिन नंदिता हार मानने वालों में नहीं थी। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर उसका पीछा किया। झोपड़पट्टी के एक कोने में जाकर गणेश फिसला और गिर पड़ा। उसी वक्त दो सिपाही वहां पहुंचे और उसे भी पकड़ लिया। अब दोनों हिरासत में थे, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। थाने में बैठकर जब उनसे पूछताछ शुरू हुई, तब राघव ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। हम दोनों के बीच में एक तीसरा आदमी भी था, विनीत। वो ही इस सब का मास्टरमाइंड था। उसी ने बीमा कंपनी में अंदर आदमी सेट किया, डॉक्यूमेंट्स बनाए और सब कुछ प्लान किया। नंदिता ने पूछा, कहां मिलेगा वो? राघव बोला, वो कभी सामने नहीं आता, बस फोन करता है, छुप कर काम करवाता है। गणेश ने कहा, विनीत किसी और नाम से रहता है, हर बार उसका नंबर बदल जाता है, लेकिन उसके पास सबकी रिकॉर्डिंग है। अगर वो पकड़ा गया तो पूरा जाल खुल जाएगा, कई केस और निकलेंगे। नंदिता ने सोचा, ये अब सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रहा, ये एक पूरे इंश्योरेंस माफिया का जाल बन चुका है। चेहरे बदले जा रहे हैं, लाशों को पहचान बदल दी जाती है और पैसे के लिए जिंदगियां बिक रही है। थोड़ी देर बाद थाने में एक अजनबी आया और बोला, मैडम, मुझे कुछ बताना है। उसका नाम था दीपक, और उसने जो कहा वो सबको हिलाकर रख गया। मैं बीमा कंपनी में काम करता हूं। एक बार मेरी नजर एक क्लेम पर पड़ी, 2 करोड़ का क्लेम।
लेकिन दस्तावेजों में कुछ गड़बड़ी थी। जब मैंने पूछताछ करनी चाहिए तो मुझे ट्रांसफर कर दिया गया और कुछ दिन बाद मेरी बीवी को किसी ने एक्सीडेंट में उड़ा दिया। नंदिता ने गंभीरता से पूछा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? दीपक ने जेब से एक छोटा पेन ड्राइव निकाला। इसमें विनीत की बातचीत की रिकॉर्डिंग है। उसने गलती से कॉल के दौरान रिकॉर्डिंग ऑन छोड़ दी थी। उसमें उसने कहा है कि राघव और गणेश सिर्फ मोहरे हैं, असली खेल तो अब शुरू होगा। नंदिता ने वो पेन ड्राइव थाने के कंप्यूटर में लगाई और सुनना शुरू किया। एक बार जब बीमा का पैसा मिल जाए तो इन दोनों को भी खत्म कर दो, कोई शक भी नहीं करेगा। ये आवाज विनीत की थी। अब नंदिता के सामने एक नई चुनौती थी, विनीत को ढूंढना और एक पूरे माफिया को तोड़ना। लेकिन वो जानती थी कि ये आसान नहीं होगा, क्योंकि विनीत हर कदम पर आगे सोचता था। और अब शायद उसे खबर लग चुकी थी कि पुलिस उसके पीछे आ चुकी है। क्या नंदिता उसे ढूंढ पाएगी? क्या वो इस गेम का असली मास्टरमाइंड है या कोई और परछाई है जो पर्दे के पीछे खेल रही है? सच्चाई अब और करीब थी, लेकिन हर कदम पर खतरा भी बढ़ता जा रहा था। बारिश की बूंदें मुंबई की सड़कों पर तेजी से गिर रही थी। कांस्टेबल नंदिता राव की आंखें थाने के कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी थी, जहां विनीत की रिकॉर्डिंग चल रही थी। आवाज साफ थी, शब्दों में अहंकार और चालाकी साफ झलक रही थी। एक बार बीमा का पैसा आ जाए, उसके बाद दोनों को खत्म कर देना है। शक का नाम भी नहीं रहना चाहिए। नंदिता ने कंप्यूटर से नजर हटाई और गहरी सांस ली। वो जानती थी कि ये केस अब उसके बस की बात नहीं रह गया था, लेकिन उसका जिद्दी मन उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। उसी वक्त इंस्पेक्टर देशमुख थाने में आया। वो नंदिता का सीनियर था, लेकिन उसे नंदिता के तरीकों पर अक्सर शक रहता था। नंदिता, तू इस केस में बहुत अंदर घुसती जा रही है। ऊपर से दबाव आ रहा है, बोल रहे हैं केस बंद कर दो। ये आत्महत्या थी। नंदिता चौंकी। सर, आत्महत्या? 2 लाशें, एक जैसी शक्लें, बीमा का क्लेम, रिकॉर्डिंग में विनीत की धमकी, और आप कह रहे हैं केस बंद कर दे? देशमुख ने धीमे स्वर में कहा, ये जो विनीत है ना, बहुत ऊंचाई तक पहुंच है उसकी। पुलिस, नेता, बिजनेस, सब जगह लिंक है। ऊपर से आर्डर है, नो फर्दर डिगिंग। नंदिता ने एक पल सोचा, फिर बोली, सर, अगर मैं अकेले अपनी छुट्टी के दिन इस पर काम करूं तो कोई मना नहीं करेगा ना? देशमुख ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा, फिर मुस्कराया। तू सुधरने वाली नहीं है। ठीक है, पर अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं तुझे नहीं बचा पाऊंगा। नंदिता ने विनीत का फोन नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नंबर किसी और जगह से एक्टिवेट होता था। प्रीपेड, फर्जी आईडी, और हर कॉल के बाद फोन बंद। लेकिन एक गलती कर बैठा था विनीत। उसने एक बार किसी नंबर से कॉल किया था दीपक को, और वो नंबर सर्च करने पर एक पुरानी बीमा एजेंसी से लिंक हो रहा था। नाम था जीवन रक्षक एडवाइस, लोकेशन कांदिवली। नंदिता ने आम कपड़े पहने एक साधारण ग्राहक बनकर उस ऑफिस में घुसी। वहां एक औरत बैठी थी, नाम सुजाता, एजेंसी की मैनेजर। उसने मुस्कुराकर कहा, मैडम, आप किसके लिए बीमा करवाना चाहती हैं? नंदिता ने कहा, मेरा भाई है, थोड़ा रिस्की जॉब करता है। मैं चाहती हूं अगर कुछ हो जाए तो घर वालों को प्रॉब्लम ना हो। सुजाता ने तुरंत एक पॉलिसी निकाली। ये देखिए, इसमें 2 करोड़ का क्लेम है। डॉक्यूमेंट्स हम सेट करवा देंगे। सेट करवा देंगे? नंदिता ने जानबूझकर दोहराया। मतलब हम आपको फॉर्म भरने में मदद करेंगे। सुजाता ने बात बदल दी।
नंदिता को शक हुआ। उसने चुपचाप उस ऑफिस की कुछ तस्वीरें ली, एक विजिटिंग कार्ड उठाया और वहां से निकल गई। बाहर निकलते ही उसने देखा कि एक आदमी बाइक पर बैठा उसे देख रहा था, हेलमेट पहने हुए, लेकिन उसकी नजरें महसूस हो रही थी। नंदिता तेजी से आगे बढ़ी और जैसे ही मोड़ पर पहुंची, वो बाइक वाला तेजी से पीछे से आ गया और बाइक का साइलेंसर उसकी तरफ घुमाया। उसमें से धुएं की जगह एक छोटी सी आवाज आई, फटाक। कोई पिस्तौल थी। गोली मिस हो गई, लेकिन उसका निशाना नंदिता थी। वो झुकते हुए पास की दुकान में घुस गई। गोली दुकान के शीशे से टकरा गई। लोगों में अफरातफरी मच गई, लेकिन वो बाइक वाला भाग चुका था। नंदिता समझ चुकी थी, अब वो निशाने पर है। उसी रात उसने सुजाता का पता निकलवाया। वो जुहू के पास एक फ्लैट में रहती थी। आधी रात को सादी वर्दी में 2 कांस्टेबलों के साथ वो उस बिल्डिंग पहुंची। जब दरवाजा खटखटाया गया तो एक पुराना नौकर निकला। मैडम घर पर नहीं है, उसने कहा। झूठ बोल रहा है, नंदिता ने अंदर घुसते हुए कहा। फ्लैट का पिछला दरवाजा खुला था। बालकनी के रास्ते कोई अभी अभी भागा था, लेकिन वो अकेला नहीं भागा था। वहां टेबल पर एक लिफाफा पड़ा था। उसमें कुछ फोटोज और एक चिट्ठी। फोटो में 3 लोग थे, विनीत, सुजाता और इंस्पेक्टर देशमुख। नंदिता का दिमाग घूम गया। चिट्ठी में लिखा था, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। सबको अपने हिस्से का पैसा चाहिए, चाहे किसी की जान जाए। और जो जिंदा है उनकी कीमत ज्यादा है, क्योंकि उनके नाम पर ही तो मौतें बेची जाती है। अब शक देशमुख पर भी था। क्या वो सब जानता था? क्या ऊपर से जो केस बंद करने का ऑर्डर आया था, वो किसी राजनीतिक दबाव से नहीं, बल्कि देशमुख की प्लानिंग का हिस्सा था? नंदिता की आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ एक जिद थी, इस खेल को खत्म करने की। पर खेल अभी शुरू ही हुआ था, और अगले कदम पर जो मिलने वाला था, वो सिर्फ उसका करियर नहीं, उसकी जान भी ले सकता था। बड़ी बारिश के बाद अगली सुबह का आसमान थोड़ा साफ था, लेकिन कांस्टेबल नंदिता राव के दिल में बादल और गहरे होते जा रहे थे। पिछली रात जो तस्वीरें और चिट्ठी उसे मिली थी, उनमें इंस्पेक्टर देशमुख की तस्वीर ने जैसे उसके पैरों तले की जमीन खींच ली थी। उसका अपना सीनियर इस घोटाले में शामिल हो सकता है, ये सोच भी उसे झकझोर रही थी। उसने देशमुख से सीधे सवाल नहीं किया, लेकिन अब हर बात को 2 बार सोचने लगी थी। उस दिन उसने ऑफिस में सबके सामने दिखाते हुए एक छुट्टी की अर्जी दी। सर, मैं थोड़े दिन घर जाना चाहती हूं। मां बीमार है। देशमुख ने थोड़ी देर उसकी आंखों में देखा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन ज्यादा दिन मत लेना, केस बहुत सारे हैं। नंदिता ने छुट्टी ली जरूर, लेकिन घर जाने की बजाय वो सीधे निकल गई नाला सोपारा की ओर। वहां एक पुराना जानकार रहता था, आशुतोष, जो पहले लोकल क्राइम रिपोर्टर था और फ्रीलांस इन्वेस्टिगेटिव काम करता था। वो ऐसे लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता था जिनका नाम कहीं नहीं होता, पर काम हर जगह चलता है। आशुतोष ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तेरे केस की बात सोचकर ही मैं 2 रात से सोया नहीं। बीमा स्कैम तो कई हुए हैं, लेकिन ये कुछ अलग है। 2 लोग मरे, दोनों की शक्ल एक जैसी और आईडीज अलग। ये काम किसी लोकल ठग का नहीं है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। नंदिता ने धीरे से पूछा, क्या तुम ये पता कर सकते हो कि दीपक, वो जो चोर था, उसके घरवाले कौन थे? असली पहचान क्या थी उसकी? आशुतोष ने कहा, वो काम तो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक चीज दिखाता हूं। उसने अपने लैपटॉप पर एक वीडियो चलाया।
वीडियो किसी बीमा ऑफिस का था, छुप कर रिकॉर्ड किया गया था। उसमें वही सुजाता किसी आदमी को समझा रही थी, देखो हम क्लोन आईडी बनवाते हैं, आदमी को टारगेट करते हैं, फिर असली का एक्सीडेंट करवा देते हैं, पैसा उस आईडी पर आता है और असली आदमी कहीं गायब हो जाता है या मर जाता है। नंदिता को कुछ समझ नहीं आया। क्लोन आईडी मतलब नकली पहचान? नकली नहीं, आशुतोष ने कहा, बल्कि ऐसी पहचान जो असली लगती है, जैसे कोई दूसरा इंसान भी वही हो। पुलिस रजिस्टर में, बैंक स्टेटमेंट में, हर जगह नाम एक ही होता है, बस शक्लें अलग। जब एक मरता है तो बीमा उसी नाम पर आता है और सबूत सब पहले से सेट। नंदिता अब और गहराई में गई। उसी दिन रात को आशुतोष ने उसे कॉल किया। दीपक के बारे में कुछ बड़ा मिला है। ये आदमी असल में दीपक नहीं, बल्कि उसका जुड़वा भाई रवि था। असली दीपक जिंदा है और पुलिस की कस्टडी में है, एक पुराने केस में, चोरी के इल्जाम में। नंदिता हैरान हो गई। मतलब जो लाश हमें मिली थी वो दीपक नहीं, रवि था। हां, आशुतोष बोला। और एक और बात, ये दोनों भाई अनाथालय में पले बढ़े थे। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। किसी ने रवि को मारकर दीपक बना दिया, बीमा क्लेम के लिए। अब कहानी उलझ चुकी थी। उसी वक्त नंदिता को एक गुप्त सूचना मिली। मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक बंद बिल्डिंग के पास रात को किसी को चुपचाप दफनाया गया है। वो अकेले वहां गई, एक छुपी हुई टॉर्च लेकर, और अंधेरे में उस जगह की खुदाई शुरू की। कुछ घंटों में एक प्लास्टिक की बड़ी थैली मिली। उसमें एक और लाश थी। चेहरा खराब हो चुका था, लेकिन कपड़े और जेब में मिले कार्ड से पता चला कि ये विनीत था, असली विनीत। नंदिता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तो फिर जो ऑफिस में घूम रहा था, जो सुजाता के साथ मिलकर काम कर रहा था, वो कौन था? क्या वो नकली विनीत था और असली विनीत की हत्या पहले ही हो चुकी थी? अब ये सिर्फ बीमा स्कैम नहीं, बल्कि पहचान की चोरी, जुड़वा भाइयों का खेल और सीधा मर्डर केस बन चुका था। इतने में पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चौंकी और पलटी। इनमें कोई कांस्टेबल नहीं था, नहीं कोई जान पहचान वाला। सामने खड़ा था वही बाइक वाला जिसने उस दिन उस पर गोली चलाई थी। उसने कहा, बहुत खोज लिया तुमने, अब तुम्हारी बारी है गायब होने की। उसके हाथ में फिर वही साइलेंसर वाली बंदूक थी। पर इस बार नंदिता तैयार थी। उसने झट से अपनी जेब से मिर्ची स्प्रे निकाला और उसकी आंखों में मार दिया। वो चिल्लाया और पीछे गिरा। नंदिता ने उसका फोन छीना और भागते हुए गली के कोने पर खड़ी पुलिस जीप को इशारा किया। कुछ ही मिनटों में वो बाइक वाला पकड़ा गया। नाम निकला, संदीप शर्मा, एक एक्स पुलिस वाला जो 3 साल पहले फर्जी मुठभेड़ में सस्पेंड हुआ था। और उसके फोन में थे कई ऐसे वीडियो और ऑडियो जिनसे इस पूरे रैकेट का पर्दा फाश हो सकता था। अब नंदिता के पास सबूत थे, सच्चाई थी। पर उसके पास अब एक ही सवाल बचा था। अगर असली विनीत मर चुका है, नकली वाला गायब है और दीपक जिंदा है, तो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है? क्योंकि अब जो अगली कड़ी सामने आने वाली थी, वो नंदिता को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई से रूबरू करवाने वाली थी। गिरफ्तारी के बाद संदीप शर्मा के मोबाइल से जो जानकारी निकली, उसने पूरा केस एक नई दिशा में मोड़ दिया। नंदिता ने वो सारे वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग और फोटो सबूत के तौर पर सहेज लिए। उनमें से एक ऑडियो क्लिप ऐसी थी जो नंदिता को सुनकर जैसे काटो तो खून नहीं वाली हालत में ले आई। उस ऑडियो में कोई आदमी संदीप को कह रहा था, विनीत का काम पूरा हो गया, अब दीपक की बारी है
और ध्यान रहे कोई सबूत पीछे न छूटे। आवाज जानी पहचानी थी। कुछ सेकंड्स तक नंदिता चुप रही, फिर धीरे से फुसफुसाई, ये तो देशमुख की आवाज है। वो तुरंत समझ गई, उसका शक सही था। उसका ही सीनियर इंस्पेक्टर देशमुख इस पूरे बीमा घोटाले का मास्टरमाइंड था। अब तस्वीर साफ होती जा रही थी। देशमुख ने अपनी पोस्ट का फायदा उठाकर सिस्टम की नब्ज पकड़ ली थी। वो ऐसे गरीब या अनजान लोगों को टारगेट करता जिनकी पहचान सिस्टम में अधूरी होती या जो अनाथ होते। उन पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाकर बीमा कराता, फिर या तो उन्हें मार देता या उनके जैसे दिखने वाले किसी को। पैसे क्लेम करने में उसे सुजाता और संदीप जैसे लोग मदद करते थे। नंदिता को अब तुरंत कुछ करना था, लेकिन ये केस नॉर्मल नहीं था। देशमुख के हाथ बहुत लंबे थे। अगर वो सीधे जाकर एफआईआर करती तो सबूत गायब हो सकते थे और उसे ही नौकरी से निकाला जा सकता था। इसलिए उसने चालाकी से काम लिया। उसने सारे सबूतों की कॉपी एक पेन ड्राइव में की और अपने भरोसेमंद दोस्त आशुतोष को दी। बोली, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये ड्राइव सीधा प्रेस में देना। फिर वो सीधी पहुंची पुलिस कमिश्नर के ऑफिस। बिना अपॉइंटमेंट के घुस गई और बोली, सर, मुझे आपकी 5 मिनट चाहिए। एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसमें हमारे ही ऑफिसर शामिल हैं। कमिश्नर ने पहले तो नाराजगी दिखाई, लेकिन जब नंदिता ने फोन पर देशमुख की ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाकर सुनाई तो उनके चेहरे की रंगत बदल गई। उन्होंने कहा, तुम ये सबूत लेकर सीधे मेरे पास नहीं आए तो? नंदिता बोली, डरती थी कि कहीं आपको भी इस खेल का हिस्सा न बना दिया गया हो। कमिश्नर ने तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई और उस रात देशमुख के घर और उसके ठिकानों पर रेड डलवाई। उसके घर से लाखों रुपए नकद, फर्जी आईडी कार्ड्स, बीमा कंपनियों के डेटा फाइल्स और कई लोगों की तस्वीरें बरामद हुई। देशमुख को जब गिरफ्तार किया गया तब वो बिल्कुल शांत था। उसने सिर्फ एक बात कही, तुम बहुत तेज निकली कांस्टेबल, लेकिन जो सिस्टम हमने बनाया है उसे तोड़ने में जिंदगी लग जाएगी। नंदिता ने जवाब दिया, सिस्टम बड़ा नहीं होता, इंसाफ बड़ा होता है। सुजाता और संदीप पहले ही सब कुछ कबूल कर चुके थे। कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ और केस बहुत चर्चा में आया। मीडिया ने नंदिता को मुंबई की सिंघम का नाम दिया। कुछ हफ्तों बाद जब सब कुछ निपट गया तब एक दिन नंदिता लोकल ट्रेन में सफर कर रही थी, उसी डब्बे में जहां से ये केस शुरू हुआ था। खिड़की के पास बैठी बाहर बारिश की बूंदों को देख रही थी। उसके पास एक बुजुर्ग औरत बैठी। बोली, बिटिया, तुम ही हो ना वो पुलिस वाली जिसने उस बीमा वाला मामला खोला था? नंदिता ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। औरत ने कहा, तुम जैसे लोग ही तो आस दिलाते हैं कि शहर अब भी जिंदा है। ट्रेन सीटी मारती हुई अगले स्टेशन की तरफ बढ़ चली। पर नंदिता को पता था, एक केस खत्म हुआ है, लेकिन सच की लड़ाई अभी लंबी है। कहीं कोई फिर से फर्जी पहचान बना रहा होगा, कोई फिर से किसी गरीब की जिंदगी से खेल रहा होगा। पर अब उसे डर नहीं था। उसे खुद पर, अपनी ईमानदारी पर और अपने कर्तव्य पर भरोसा था। क्योंकि नंदिता राव सिर्फ कांस्टेबल नहीं थी, वो थी इंसाफ की आवाज जो भीड़ भरे स्टेशन में भी गूंजती थी। शॉर्ट डिस्क्लेमर, ये कहानी काल्पनिक है। इसमें दिए गए सभी नाम, जगह और किरदार बनावटी है। किसी भी सच्चाई से मिलना सिर्फ एक संयोग होगा। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है,